नमस्कार, मैं अनिल सिकवा और डे 60 में आगे हम आ गए और अपना विद्युत परिपथ जो चैप्टर है प्रायोगिक कार्य उसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क जो है उससे संबंधित थ्योरेटिकल बातें और प्रैक्टिकल बातें दोनों एक साथ चल रही हैं। वीरो मापी के बारे में हमने डे 59 में डिस्क्राइब कर दिया था कि क्या होता है, कैसी बनावट होती है। अब हम उसके प्रायोगिक कार्य की बात करेंगे जो थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो हम यहाँ थ्योरी में थ्योरी की बात करेंगे, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल की बात करेंगे। थ्योरी में हम यहाँ देखेंगे कि इसमें कैसे परिपथ संयोजित किया जाता है। वैसे ये देखना से याद नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल वर्क जरूर देखना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल क्लास डालने की, तो आप उसमें देख लें कि रियल में धारा नियंत्रक क्या होता है। यहाँ तो लिखेंगे RX धारा नियंत्रक है। कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने देखा ही नहीं होगा कि धारा नियंत्रक क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। कक्षा 11 में प्रैक्टिकल वर्क को इतना नहीं कर पाते हैं कुछ स्कूलों में, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली की जानकारी नहीं होती है, इसलिए यहाँ ये सब थोड़ा सा इमेजिनरी लगता है। लेकिन जब करते हैं तब सब कुछ बिल्कुल एक्चुअली हमें समझ में आ जाता है कि कैसे कनेक्शन किए गए हैं, कैसे रीडिंग लेंगे, कौन सा उपकरण क्या काम करता है, कैसे जोड़ा गया है, और बहुत ही ईजी हो जाता है उसको समझना और फिर याद रखना। तो पहले जो प्रैक्टिकल इसके अंदर वो है अपने, और ये थ्योरी में भी आ जाता है। लास्ट ईयर 2019 के एग्जाम में ये आया हुआ है टॉपिक, विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करना। दो बातें हैं इसमें, एक तुलना करना और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अब ये नहीं पता मेरे कौन सा आया था, लेकिन विभव मापी आया था पिछले साल टॉपिक। तो तुलना करने के लिए देखो दो सेल चाहिए हमारे पास। सबसे पहले तो हम इसकी परिपथ की बात करेंगे, फिर इसके वर्किंग की बात करेंगे। तो दो सेलों की, इसका मतलब दो प्राथमिक सेल हम उसमें यूज करते हैं। एक लांसी सेल यूज कर लेते हैं, एक डेनियल सेल यूज कर लेते हैं। इनको कैसे बनाते हैं ये भी हम लैब में बात करेंगे कैसे बनाते हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो इसके परिपथ व्यवस्था ये समझनी जरूरी है। परिपथ व्यवस्था ये अगर आपको समझ में आ जाए थोड़ी, और फिर बाद में थोड़ा प्रैक्टिकल देख लें तो दोनों को मिलाने के बाद कंप्लीट पता चल जाता है कि परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है। तो उसके लिए दो परिपथ होते हैं इसमें, प्राइमरी एक सेकेंडरी। ये दो हमने जब परिपथ हम बढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखें कि हमें वो सब चीजें नहीं बढ़ानी होती है। जैसे ये सेल है तो हम सेल का पूरा चित्र बनाने पड़ते हैं, हम उसको क्या लिखते हैं, बैटरी प्लस माइनस बना देते हैं, एक बड़ी लाइन एक उसके साथ छोटी लाइन बस। ऐसे ही हमें तो विभव मापी है तो ये विभव मापी बढ़ गया है, इसके नीचे मीटर स्केल वो लगाने की जरूरत नहीं है कि स्केल होना चाहिए। इसको 10 बार जैसे हमने बनावट में बनाया था कि 10 तार को घुमा के फिर डायग्राम बनाया था, वो नहीं परिपथ में बिल्कुल शॉर्ट में लगाया जाता है। इसका मतलब ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब ये जो तार है वो 10 मीटर की, ये अंडरस्टूड होना चाहिए हमें कि जो वायर हमने यूज की इसके अंदर ये 10 मीटर की है। अब देखो दोनों प्रयोगों में एक कॉमन बात है, आंतरिक प्रतिरोध याद करने में भी और विद्युत वाहकों की तुलना करने में भी। वो क्या है, वो प्राइमरी सर्किट। विभव मापी का प्राइमरी सर्किट कभी चेंज नहीं होता है, वो उसको एज इट इज ही आपको जोड़ना है। जैसा इसमें कनेक्शन करेंगे वैसे उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इसकी जो एक वायर है उसको आप बैटरी से जोड़ दें, बैटरी को आगे धारा नियंत्रक से जोड़ दें। इसको आगे ऑन ऑफ करना पड़ता है कि हमें जब करंट प्रवाहित करना है तब ये प्रवाहित करें, उसको लगा के नहीं रखें, इसलिए की को लगाना होता है। नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन की लगानी जरूरी है, ये मानना है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू करंट प्रवाहित होता है प्राइमरी सर्किट का, इसलिए। वरना बाकी में जब हमें करंट एक सेल का यूज कर रहे हैं तब दूसरे का यूज नहीं करते, जब दूसरे का यूज कर रहे हैं तो पहले का यूज नहीं करते, इसलिए की हर सर्किट के अंदर जरूरी है। आवश्यकता अनुसार हम करंट का यूज करें, जब यूज नहीं हो रहा है तो उस की को निकाल दें और करंट को रोक दें। ये यहाँ इसको RX लिखते हैं, इसको धारा नियंत्रक को क्या करते हैं, धारा नियंत्रित करता है। कैसे करता है वो भी प्रैक्टिकली बात है, वही करनी है। ये की है इसकी होने। अब देखो ये तो गया, इसे कहते हैं प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ। ये दोनों ही प्रयोगों में सेम एज इट इज होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिए क्या करना पड़ेगा, समझ के करें तो वैसे ही पता रहेगा कि परिपथ प्राथमिक परिपथ में करंट चाहिए, हमें करंट चाहिए तो क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। बैटरी में फिर करंट को कंट्रोल भी करना पड़ता है, इसके अंदर हम ज्यादा कर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, RX धारा नियंत्रक चाहिए, रियोस्टेट।
फिर उसके बाद ऑन ऑफ करने के लिए हमें हर परिपथ के अंदर की चाहिए। तो तीनों को जोड़ दो, शेयर नहीं करनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बीच में लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये याद रखने की जरूरत है कि वो कहाँ जोड़ना है। तो ये तो गैस है प्राथमिक परिपथ। अब आता है द्वितीयक परिपथ की बात करते हैं। द्वितीयक परिपथ के जब हमें कितने सेलों की तुलना करनी है, 2 सेलों की, तो कितने सेल जोड़ेंगे इसके अंदर, 2 सेल जोड़ेंगे। दोनों का विद्युत वाहक बल कुछ भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो एक सेल हमने ये यहाँ जोड़ दिया, एक सेल यहाँ जोड़ दिया, दूसरा सेल एक। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 वायर कनेक्ट करनी है। प्रैक्टिकल में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, 2 वायर कनेक्ट करनी है, एक इधर जाएगी, दूसरी वायर दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएगी। इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो है E2, और यहां एक 2 वे की जोड़ देते हैं, द्विमार्गी कुंजी कहते हैं उसको, 2 वे की। क्या होता है उसके अंदर, इस तरह से इस तरह से रहता है। इसका बीच का एक पॉइंट रहता है, उसका कनेक्शन धारामापी से कर दिया जाता है, जी से आगे जोड़ेंगे, ये रहा जी, और इसका कनेक्शन आगे इसको जोकी से कर देते हैं, जोकी को तार पे चलाते हैं, जैसे मीटर सेतु के प्रयोग में हमने देखा था। अब यहाँ क्या किया जाता है, ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, इस एक सिरे से ये जोड़ दिया जाता है, ये तार जोड़ दिए, और इस वाले सिरे से दूसरे सेल की वायर जोड़ दी जाती है, बीच वाला जो सिरा है उससे गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। अब जब हम इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कुंजी लगा देते हैं, बीच में बंद कर दिया इसको, तो करंट क्या होगा, इधर से आएगा, यहाँ से होता हुआ गैल्वेनोमीटर जाएगा, आगे वायर पर चला जाएगा। दूसरे सेल का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर इस सेल को हम हटा देते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं, ये भी हम वर्किंग में बात करेंगे, जोड़ देते हैं। तब क्या करेंगे, यहाँ से हटा दिया, अब किसको जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ कुंजी लगा दी हमने ऐसा, ये यहाँ लगा दिया, तो करंट इधर से आ रहा है, यहाँ से होता है किसमें जाएगा, धारामापी। दोनों स्थिति में करंट किसमें जाएगा, धारामापी में प्रवाहित हो जाएगा, और उसके द्वारा जोकी तक पहुंचेगा, जोकी को तार से गति करवाएंगे और संतुलन की स्थिति यानी शून्य विक्षेप की स्थिति धारामापी में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको परिपथ की व्यवस्था आप समझ लें, इसलिए ये 3 पॉइंट का ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिसको जोड़ना उसको जोड़ देंगे, दूसरे को नहीं जोड़ेंगे। जब दूसरे को जोड़ेंगे तो पहले को हटा देंगे। अब ये हो गई परिपथ की व्यवस्था। उद्देश्य क्या है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब आते हैं इसके वर्किंग में। वर्किंग में देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट 2 पार्ट में करेंगे वर्किंग। कुंजी पर जो प्राथमिक परिपथ है वो रनिंग में रहेगा, कुंजी केवल हमेशा लगी रहेगी, ठीक है। यानी क्या करते हैं, की जो है उसको केवल मान लेते हैं, केवल बंद रखते हैं, बंद रखते हैं मतलब धारा प्रवाहित करते हैं, बंद रखते हैं, और सेल कौन सा, E1 को, E1 मानक है, इसके विद्युत वाहक को परिपथ में लगाते हैं, परिपथ में लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको यहां से जोड़ देते हैं धारामापी से। अब जोकी को तार पे गति करवाते हैं और गति करवाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब जोकी को तार पर गति करवाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब शून्य विक्षेप की स्थिति मान लेते हैं, इसकी जो लंबाई है तार पे वो लंबाई आ गई L1। तो अब आएगा सिद्धांत कौन सा, विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी के सिद्धांत से क्या है, पिछली क्लास में हमने बात की थी
कि विद्युत वाहकबल यानी विभवांतर जो है वो लंबाई के समानुपाती हो। तो जितना सेल का विद्युत वाहकबल है उतनी तार की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना इस स्थिति में संतुलित लंबाई क्या है, संतुलित लंबाई L1 है। तो E1 समानुपाती क्या आ गया, L1 और E1 बराबर आ गया, E1 बराबर आ गया K इंटू L1। या की बात नहीं है, ध्यान K यहाँ कांस्टेंट है जो हम इसमें समानुपाती नियतांक लेते हैं, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। अब ये स्थिति हम क्या करते हैं, दोबारा दोहरान करते हैं। कैसे करते हैं कि फिर प्राथमिक परिपथ तो ऐसा कैसा लगा रहेगा स्टेप सेकंड में, और क्या करते हैं E1 सेल को हटाकर और E2 सेल को परिपथ में संयोजित कर देते हैं। और फिर अब सेल की कौन सी धारा जा रही है, E2 सेल वाला करंट जा रहा है इसमें धारा मापी में से, और फिर वही एक बी से चलना प्रारंभ करते हैं और बी की तरफ जाते हैं, जितनी भी तार गति करवाते रहते हैं, और फिर क्या करते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब ये सेल अलग है, इसका विद्युत वाहकबल अलग है, तो लंबाई भी क्या होगी, अलग प्राप्त होगी, कुछ भी प्राप्त हो सकती है। तो फिर हम मान लेते हैं लंबाई क्या है, L2 है, तो E2 समानुपाती क्या आ गया, L2 E2 बराबर आ गया KL2। तो अब क्या करना, तुलना करने के लिए क्या करो, भाग दे दो, पता चल जाए कौन कितने गुण है। इसलिए समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, देन कैंसिल आउट K फ्रॉम K, फाइनल वैल्यू विल बी K E1 इज अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कर लेते हैं थोड़ा सा बात इसे। स्टेप सेकंड जो है उसमें क्या करना है हमें, स्टेप सेकंड में सेल E1 को हटा देते हैं और किसको जोड़ देते हैं, सेल E1 को हटाकर E2 को जोड़ते हैं। पुनः जो कि को तार पर गति करवाकर संतुलित लंबाई L2 प्राप्त करते हैं। माना संतुलित लंबाई L2 है, माना E2 जो है वो किसके समानुपाती है, L2 के। E2 बराबर क्या आ गया, अब क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करने के लिए 1 में 2 का भाग दे देते हैं। तो 1/2 करने पर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, कैंसिल आउट हो गया। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। तो वैल्यू आ गई फाइनली E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसका मतलब दो सेलों के विद्युत वाहकबलों का अनुपात उनकी लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें क्या करना होता है, देखो प्रैक्टिकली धारा नियंत्रक से हम क्या करेंगे, एक जगह इसको सेट कर देंगे धारा नियंत्रक को। पहले सेल के लिए L1 निकाल लेंगे, फिर दूसरे सेल के लिए L2 निकाल लेंगे। ठीक है, टेबल यहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये E1 प्रथम सेल के लिए संतुलित लंबाई L1, द्वितीय के लिए L2, और फिर क्या करना है E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। तो L1 की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, पहला सेल लगा देंगे, पहली रीडिंग आ जाएगी, L1 का मान आएगा, दूसरा निकालेंगे, भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे, अब दिक्कत ये है दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे। अब हम धारा नियंत्रक से धारा का मान थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा देंगे तो वैल्यू चेंज हो गई, तो यहाँ फिर वापस वही प्रोसेस फिर करना है। पहले E1 का मान नोट कर लेंगे L1 के लिए, फिर E2 के लिए L2 का मान नोट कर लेंगे, फिर भाग दे देंगे, फिर थोड़ा सा और खिसका देंगे, फिर E1 के लिए L1 निकाल लेंगे, फिर E2 के लिए L2 निकाल लेंगे, फिर तीसरा मान निकालेंगे। इसी तरह से इसके 6 रीडिंग हमें नॉर्मली लेनी होती है, वो लेके और फिर क्या करेंगे, इसका मध्य निकाल लेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जितनी वैल्यूज आपने ली है सबको जोड़कर उतने का भाग देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा प्रैक्टिकल में।
तो प्रैक्टिकल में भी हमें ये काम करना है। अगर उधर थ्योरी में आता है तो आप बस इतना लिखने बेवजह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ आपको किसी प्रकार के मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, बेवजह की बातें याद भी रखनी पड़ेंगी। इसलिए कोशिश ये करें कि डायग्राम को देखकर जैसे आप लिख सकते हैं अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग आप उसे लिख लें, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसे लिख लें, तो आपको किसी भी डायग्राम को डिस्क्राइब करने में क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्या वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर रट्टा मारने की आदत डालेंगे तो हर बार ये रटना पड़ेगा, इसमें ये माना, इसमें ये माना। ये आप मानते क्या है, सिंबल्स एज्यूम करते हैं, उन सिंबल्स के बारे में बताना है कि यहाँ E1 का मतलब क्या है, E2 का मतलब, E का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले चुके हैं पहले। अब यहाँ E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E का मतलब EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यहाँ, तो वही हमें बताना होता है बस। अब जैसे इसमें प्रोसेस है तो शॉर्ट में बता दें प्रोसेस को, बुक्स में बहुत ज्यादा डिटेल्स लिख दी जाती है, 2-2 पेज भर दिए जाते हैं, उनकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इसे जैसे इसमें लिखा है शॉर्ट में बता दें कि क्या किया है कि E1 हमेशा संयोजित करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, बंद रखते हैं सेल को, और प्रारंभिक E1 सेल को जोड़ देते हैं, जो कि वो तार पर गति करवाते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, वही संतुलित लंबाई होती है। माना संतुलित लंबाई L1 है। व्युत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार E1 समानुपाती L1, तो E1 बराबर KL1। इसी तरह से दूसरी वैल्यूज लेकर उसकी बात कर ले तो E2 बराबर KL2। अब हमें तुलना करनी है तो दोनों का क्या करें, अनुपात ले लें। ये फाइनल वैल्यू आ गई है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, और दूसरा प्रैक्टिकल तो 100% है ही है जो अपने सिलेबस में है, और तीसरा थ्योरी में भी इसके बारे में बनावट पूछ ले या कार्यविधि पूछ ले, दोनों बातें पूछें तो आपको पता होना चाहिए, परिपथ के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, फिर अब इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरा जो प्रयोग है इसका, आंतरिक प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो करेंगे। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल सेटअप होगा तो हम उसको फिर प्रैक्टिकल का काम करेंगे। तब तक आप उसको रिवाइज करें और पढ़ते हैं।